गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे थे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में मैंने लास्ट वाला लेक्चर ले लिया था जिसमें हमने अकाउंटिंग की हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पढ़ ली थी। मैंने आपको समझाया था अकाउंटिंग से अकाउंटिंग डेबिट, क्रेडिट, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक जाएगा डेबिट साइड, एक जाएगा क्रेडिट साइड। कौन सा वाला डेबिट साइड, कौन सा वाला क्रेडिट साइड, इसके लिए हम पढ़ेंगे डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। एज पर डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स चार चीज़ें होती हैं, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट। कल बहुत प्रैक्टिस करी थी अपन ने। आर्यन का आ रहा हूँ या देख ले। असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट है ना, इंक्रीज पे डेबिट है तो डिक्रीज पे क्रेडिट। फिर असेट एंड लायबिलिटी आपस में अपोजिट, तो क्रेडिट डेबिट। लायबिलिटी और इनकम के रूल सेम होते हैं, क्रेडिट और डेबिट। इनकम और एक्सपेंस आपस में अपोजिट, तो डेबिट एंड क्रेडिट। कल हमने ये रियलाइज किया था कि जर्नल एंट्री पास होती है जर्नल बुक में, और जर्नल बुक का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि अकाउंटिंग में मेंटेन्ड हो यूनिफॉर्मिटी। कोई बोले कि यार फॉर्मेट में लिखना ज़रूरी है क्या, तो हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं भाई। हम चाहते हैं हर कोई सेम तरीके से सेम चीज़ें रिकॉर्ड करे, इसलिए फॉर्मेट बनाया जाता है, इसी फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओके, पहला जो ट्रांजेक्शन आया था उसमें लिखा हुआ था सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एज पर सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस अलग चीज़ है, बिजनेसमैन अलग है। बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया, हम किसकी साइड है, बिजनेस की साइड। बिजनेस के पास पैसा आया, पैसा मतलब कैश, हमारे लिए असेट है, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट। हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट। अब वो जो पैसा मेरे पास आया, आपके पास पैसा आए, आपका ही हो जाए तो इनकम, लौटाना पड़े तो लायबिलिटी। बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया ज़रूर है, पर हमारा हो नहीं गया, जब भी मांगेगा लौटाना पड़ेगा। लौटाना पड़ेगा तो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी। और बिजनेसमैन को, बिजनेस को जो पैसे लौटाने हैं उसको अपन बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है, हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। एंट्री हुई थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, डन। फिर दो ट्रांजेक्शन छुड़वा के मैंने एक ट्रांजेक्शन करवाया था आपको, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। कुछ याद आया धुंधला धुंधला? हाँ, कि हम फर्नीचर खरीद के लाए हैं कैश में। तो फर्नीचर खरीद के लाए तो फर्नीचर आया मेरे पास। फर्नीचर क्या है मेरे लिए, असेट। असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और फुकट में तो लाया नहीं हूँ, पैसे दिए हैं सर। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, पैसा मेरे पास से गया। पैसा क्या है मेरे लिए, असेट। कैश क्या है मेरे लिए, असेट। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, तो हम यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट। एंट्री हुई थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डन। ओके, अब आप वो जो दो ट्रांजेक्शन हमने स्किप कर दिए थे वो पढ़ो। सेकंड वाला ट्रांजेक्शन पढ़ो, पेज नंबर 9.6, इलस्ट्रेशन नंबर 1, परचेज गुड्स फॉर कैश। अंडरलाइन करो गुड्स और सीखो। गुड्स का मतलब क्या होता है, स्टॉक इन ट्रेड। गुड्स का मतलब क्या होता है, स्टॉक इन ट्रेड। ट्रेड मतलब व्यापार, मतलब वो चीज़ें जो मैं क्यों खरीद के लाया हूँ, ट्रेड करने के लिए। या फिर मैं यूँ कहूँ इन अदर वर्ड्स, वो चीज़ें जो मैं परचेज करके लाया हूँ, क्यों, उसको सेल करने के लिए, उसको मैं क्या कहूँगा, गुड्स। हर व्यापारी के लिए गुड्स एक अलग चीज़ है। मैं फर्नीचर का व्यापारी हूँ, मैं फर्नीचर खरीद के लाता हूँ बेचने के लिए, तो मैं ये नहीं कहूँगा परचेज फर्नीचर, मैं क्या कहूँगा, परचेज गुड्स। मैं स्टेशनरी का व्यापारी हूँ, पेन, पेंसिल, रजिस्टर खरीद के लाता हूँ बेचने के लिए, तो मैं ये नहीं कहूँगा परचेज पेन, परचेज रजिस्टर्स, परचेज पेंसिल्स, क्या कहूँगा मैं, परचेज गुड्स। गुड्स मतलब वो चीज़ें जो आप खरीद के ही क्यों लाए थे, इंटेंशन ही क्या था आपका। सुनो, समझो, मेरा इंटेंशन ही इनको खरीदने के पीछे क्या था कि मैं इसको क्या करूँगा, सेल करूँगा, तो ये चीज़ क्या है मेरे लिए, गुड्स। लेकिन आज मैं फर्नीचर खरीद के लाता हूँ, मैं जो फर्नीचर खरीद के लाता हूँ ये मैं बेचने के लिए लाया हूँ क्या, नहीं, तो फिर ये मेरे लिए गुड्स नहीं है। अब मैं क्या कहूँगा, परचेज फर्नीचर। मेरे बिजनेस में मुझे स्टेशनरी का भी काम आता है, तो मैं जो पेन पेंसिल खरीद के लाता हूँ, क्या ये मैं बेचने के लिए लाया, नहीं, यूज़ में लेने के लिए लाया, तो मैं क्या कहूँगा, परचेज स्टेशनरी। लेकिन मान लो कल से मैं इन चीज़ का बिजनेस स्टार्ट कर दूँ, अब मैं स्टेशनरी खरीद के ला रहा हूँ, किसके लिए, बेचने के लिए, तो फिर मैं क्या कहूँगा, क्या परचेज करके लाया, परचेज गुड्स। गुड्स मतलब वो चीज़ें
जिसको आपने परचेज ही क्यों किया, सेल करने के लिए। डन। अब एक कंसेप्ट समझो, अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग क्या है? एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, लोगों को इन्फॉर्म करने का एक सिस्टम है। आप अगर जानना चाहते हो कि मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, मेरे अकाउंट्स आपको सबमिट कर दूंगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना। तो हम अब लोगों को अच्छे से इन्फॉर्म करना चाहते हैं, तो हम उनको पूरी बात बताना चाहते हैं कि कितने का माल परचेज किया और कितने का माल सेल किया। तो याद रखना, इतनी सारी बातें पता है क्यों बोल रहा हूँ, ताकि तुम्हें तुम्हारे दिमाग में ये बैठ जाए कि बेटा गुड्स अकाउंट जैसी कोई चीज नहीं होती। अकाउंटिंग में गुड्स अकाउंट करके कोई चीज नहीं होती। गुड्स एक इकलौती ऐसी चीज है जिसको परचेज ही क्यों करके लाए, सेल करने के लिए। तो जब आप परचेज करके लाओगे तो उसको मैं अलग से लिखूंगा परचेजेस अकाउंट, और जब आप उसको सेल करोगे तो अलग से लिखूंगा सेल्स अकाउंट, है ना। और अब ये जो मैंने अलग सा एस लगाया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सरफिरा टीचर तुम्हारी परचेज की एंट्री में अगर एस नहीं होगा तो अकाउंट का नाम गलत हो जाएगा, एंट्री गलत कर देगा। परचेजेस, सेल्स, परचेज में तो प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे या तो लिखेंगे परचेज अकाउंट या परचेजेस अकाउंट। सही कौन सा है? परचेजेस अकाउंट। सेल में तो लोग आतंक ढाते हैं, आतंक। कोई लिखता है सेल अकाउंट, कोई लिखता है सेल अकाउंट, कोई लिखता है सोल्ड अकाउंट, और कोई तो हद पार कर देता है, लिखता है सेल अकाउंट। सारे गलत हैं। सही क्या है? SALES, सेल्स अकाउंट। समझ में आया कि नहीं आया? गुड्स अकाउंट नहीं होता है, परचेज करोगे तो परचेज अकाउंट, सेल करोगे तो सेल्स अकाउंट। तो एक लाइन बार बार बोलता हूं ताकि तुम्हारे मुंह पे चढ़ जाए। गुड्स परचेज करके लाओगे तो परचेजेस अकाउंट आएगा, गुड्स के सिवा कोई और चीज परचेज करोगे तो उसका नाम आएगा। एग्जाम्पल, परचेज गुड्स तो परचेजेस अकाउंट। फिर अगला ट्रांजेक्शन देखो, परचेज गुड्स तो वापस से परचेजेस अकाउंट, लेकिन उसके बाद है परचेज फर्नीचर, तो हमने क्या लिखा? फर्नीचर अकाउंट। फिर आएगा मान लो परचेज बिल्डिंग तो बिल्डिंग अकाउंट, परचेज स्टेशनरी तो स्टेशनरी अकाउंट, लेकिन परचेज गुड्स तो क्या आएगा? परचेजेस अकाउंट। तो पूरे ट्रांजैक्शन में जहां जहां आपको परचेज गुड्स लिखा हुआ दिख जाए, मतलब समझ जाना वहां पे क्या आएगा? परचेजेस अकाउंट आएगा। क्लियर है कि नहीं? 4 बार होगा पूरे ट्रांजैक्शन में। देखो जरा, 2 शुरू में और 2 बीच में कहीं पे, है ना। चारों ट्रांजैक्शन में क्या आएगा? परचेजेस अकाउंट। डन। अब अभी मैंने एंट्री वेंट्री तो समझाई नहीं है आपको, या समझ लेना प्लीज, मैंने एंट्री वेंट्री नहीं समझाई। अभी तो मैं नाम पते ही बता रहा हूं तुमको कि भाई जब गुड्स परचेज करके लाओगे तो नाम क्या लिखना है? परचेज अकाउंट। सेल करोगे तो क्या लिखना है? सेल्स अकाउंट। अब एंट्री पे चलते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात पूछता हूं, मैं 10,000 के गुड्स खरीद के लाया और उन गुड्स को मैंने 12,000 रुपए में बेच दिया, तो मेरी इनकम कितनी हुई? वापस पूछ रहा हूं, कोई गुड्स मैं 10,000 में खरीद के लाया, उसको मैंने 12,000 में बेचा, तो मेरी इनकम कितनी हुई? 12,000 कि 2,000? जकी 2 कि 12? अच्छा, जो बच्चे इनकम 12 बोल रहे हैं वो पहले सुन चुके हैं, इसलिए पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए बोल रहे हैं। होशियार मत बनो सालो, मैंने ही पढ़ाया तुमको। ओके, 10 की चीज़ 12 में बेची, 12 है मेरी इनकम, 2,000 का क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। तो यही फ़र्क है प्रॉफिट में और इनकम में। जो भी पैसा आ रहा है वो इनकम है, उस इनकम में से आप खरीदा कितने में था? 10 में, वो क्या कहलाएगा? एक्सपेंस। तो 12 में से, इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? आपका प्रॉफिट। तो चलो, इस पूरी कहानी से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि परचेज तो है मेरे लिए एक्सपेंस और सेल्स मेरे लिए क्या है? इनकम। समझे कि नहीं समझे? मैं 10,000 का गुड्स परचेज करके लाया, तो परचेज क्या है मेरे लिए? खर्चा। परचेज क्या है मेरे लिए? खर्चा, है ना, एक्सपेंस। और यहाँ हो आपकी सड़ी गली टेबल पे, परचेजेस अकाउंट क्या है मेरे लिए? एक्सपेंस। खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट। तो अब मैं एंट्री पास करूंगा परचेजेस अकाउंट डेबिट।
पूरी लाइन पढ़ो ट्रांजैक्शन की। परचेजेस गुड्स फॉर कैश, आप गुड्स खरीद के लाए, गुड्स आया, खर्चा है, परचेज अकाउंट डेबिट। आपके पास से क्या गया? कैश। कैश क्या है आपके लिए? असेट, लायबिलिटी, इनकम के एक्सपेंस, असेट। हमेशा कैश क्या है? असेट। मम्मी उठा के पूछे नींद में, बेटा कैश, तो आप बोलोगे असेट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? कैश क्या है मेरे लिए? असेट। आया, असेट इंक्रीज हो गया तो डेबिट, गया मतलब डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट। तो हम एक लाइन बोलते हैं, कैश बुक में भी बार बार बोल लेते हैं, पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। अभी आप गुड्स परचेज कर रहे हो कैश में, तो कैश आया कि गया? गया। गया तो क्रेडिट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। डेट के कॉलम में डेट लिख देना, ब्रैकेट में नरेशन लिख देना एज इट इज, परचेज गुड्स फॉर कैश। अमाउंट कितने हैं? 20,000। हाँ, तो परचेजेस के सामने भी 20,000 और कैश के सामने भी 20,000। डन। पूरे ट्रांजैक्शन में मुझे सिर्फ आपको ये एक बात बतानी थी कि गुड्स परचेज करके लाओगे तो परचेजेस अकाउंट आएगा, गुड्स के सिवा कोई और चीज परचेज करोगे तो उसका नाम आएगा। कर लोगे याद ये? ठीक है, अगला वाला ट्रांजैक्शन देखो वापस से। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, है कि नहीं? अंडरलाइन करो, फ्रॉम सुभाष। अब अंडरलाइन करी दी तो जरा ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में और इस वाले ट्रांजैक्शन में फर्क समझो। ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम कैश और अब लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। क्या फर्क है सर? वहां कैश आ रहा है और यहाँ नेम आ रहा है सुभाष, तो क्या फर्क है कैश और नेम में? तो बेटा दो तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक होता है कैश का ट्रांजैक्शन, नगद, एक होता है उधार का ट्रांजैक्शन जिसको अपन बोलते हैं क्रेडिट का ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन दो तरीके से होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश का ट्रांजैक्शन मतलब नगद, क्रेडिट का ट्रांजैक्शन मतलब उधार। अब ये क्रेडिट और वो डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट, ये दोनों क्रेडिट अलग अलग है। ये क्रेडिट मतलब उधार, नो क्रेडिट अवेलेबल, कोई उधार नहीं मिलेगा। उधार एक जादू है, हम देंगे आप गायब हो जाएंगे, उधार मांग के शर्मिंदा ना करें, है कि नहीं? तो वो क्रेडिट है। तो अब ऑथर आपको कैसे समझाए कि हमने जो खरीदा है वो कैश में खरीदा है, हमने जो खरीदा है वो उधार में खरीदा है, ये कैसे समझाएगा वो? तो उसका देखो लिखने का एक पैटर्न है कि जब भी वो लिखे परचेज गुड्स फ्रॉम कैश तो सिंपल ही है, फिर किसका ट्रांजैक्शन है? कैश का। लेकिन अगर वो कैश वर्ड ना लिखे और नेम लिखे, ये वर्ड लाइन सुनना है यार, आगे काम आएगी, और मेरे को गारंटी है तुम भूल जाओगे इस लाइन को, कि अगर वो कैश वर्ड ना लिखे और नेम लिख दे तो उधार करना। जैसे इस वाले ट्रांजैक्शन में परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष में कहीं पे कैश वर्ड आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। सुभाष किसी का नाम आ रहा है, मतलब ये ट्रांजैक्शन किसका है? उधार का ट्रांजैक्शन है। हम गुड्स खरीद के लाए उधार में। अब भले ही आप उधार में खरीद के लाए पर खर्चा तो हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? खर्चा हमारा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गया तो डेबिट, एंट्री तो वही होगी पुरानी घिसी पिटी, परचेजेस अकाउंट डेबिट। डन। अगर हम कैश में खरीद के लाते तो कैश जाता मेरे पास से असेट गया, पैसा गया तो क्रेडिट, तो मैं यहाँ पे भी क्या लिख देता? टू कैश। पर कैश में तो है ही नहीं, ये तो हम उधार में खरीद के लाए हैं। किससे खरीद के लाए हैं? सुभाष से। तो यार सुनना, जिससे भी आप, या फिर मैं यूँ कहूँ किसी भी सप्लायर से आप कोई गुड्स उधार में खरीद के लाओगे तो वो सप्लायर कहलाएगा आपका क्रेडिटर। हर सप्लायर क्रेडिटर नहीं है, लेकिन हर क्रेडिटर सप्लायर है। समझो कि नहीं? मान लो मैं एक बिजनेस करता हूँ, आप सबसे गुड्स खरीदता हूँ, जो फर्स्ट रो से जो मैं गुड्स खरीदता हूँ वो मैं कैश में खरीदता हूँ, तो ये लोग मेरे सप्लायर तो हैं पर क्रेडिटर नहीं है। बाकी सेकंड रो और थर्ड रो से जो मैं गुड्स खरीदता हूँ वो उधार में खरीदता हूँ, तो ये दोनों रो मेरे लिए क्या है? क्रेडिटर। लेकिन सेकंड रो से जो मैंने उधार में माल खरीदा था वो मैंने थोड़े दिन बाद पे कर दिया, अब मेरी उधारी खत्म। तो जैसे ही मैंने आपको पैसे दे दिए अब आप मेरे क्रेडिटर नहीं, लेकिन थर्ड रो को तो अभी भी पैसा देना बाकी है, तो वो लोग अभी भी मेरे लिए क्या है? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कौन है? जिससे आपने उधार में माल परचेज किया था और अभी भी उसको पैसा देना बाकी है।
और आपने कोई चीज़ उधार में खरीदी और पैसा देना बाकी है, तो आपके ऊपर क्या आ गया? कर्जा। कर्जा म्हणजे लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, तो हम क्रेडिटर के अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सी बात है। मैं उससे उधार में परचेज करके लाया हूँ, कहाँ मर गया क्रेडिटर, ये रहा, मैं उससे उधार में परचेज करके लाया हूँ, तो वो क्या बन गया मेरे लिए? क्रेडिटर। और क्रेडिटर मेरे लिए क्या कहलाता है? लाइबिलिटी। क्रेडिटर मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी, क्योंकि अभी भी उसको पैसे देने बाकी है। अभी तो मैं खरीद के लाया हूँ, मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, इसलिए क्रेडिटर को मैं क्या करूँगा? क्रेडिट करूँगा। अब क्या कोई एक ही क्रेडिटर है क्या मेरा? नहीं ना, मैं तो बहुत सारे लोगों से उधार में माल खरीदता हूँ, तो कोई एक थोड़ी है, मनमान क्रेडिटर है। तो आप वापस से क्रेडिटर अकाउंट नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि कोई एक नहीं है, बहुत सारे हैं। क्या है? क्रेडिटर्स। तो आप क्रेडिटर्स अकाउंट नहीं लिख सकते, आपको हर क्रेडिटर का उसके नेम से अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप क्रेडिटर अकाउंट लिख दोगे तो क्या पता पड़ेगा किसको देने और कितने देने? तो आपको हर क्रेडिटर का अलग से नाम से अकाउंट बनाना पड़ेगा। सुभाष अकाउंट, रमेश अकाउंट, सुरेश अकाउंट, सबका अलग अलग नेम से अकाउंट बनेगा। तो अभी हमारा क्रेडिटर कौन है? सुभाष, तो क्या अकाउंट बनेगा? सुभाष अकाउंट। और ये मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू सुभाष अकाउंट। कितने का माल परचेज किया? 12,000। हाँ, ओके, 12,000। डेट क्वेश्चन में से कॉपी, नरेशन क्वेश्चन में से कॉपी, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। वापस दोनों ट्रांजैक्शन में फ़र्क देख लो। गुड्स तो परचेज करके लाए ही थे, खर्चा तो हुआ ही था, खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट। तो देखो अमतुल्लाह, देखो बेटा, परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। ऊपर मैं कैश में खरीद के लाया था तो परचेज अकाउंट टू कैश, नीचे मैं उधार में खरीद के लाया हूँ तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। डन? समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आ रहा है? चलूँ आगे। कुणाल, उबाजी आ रही है? कंट्रोल कर रहा है? नहीं क्या? हाँ ठीक है, नेक्स्ट। सर गुड्स तो असेट है ना। अभी तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाई और उसमें तो आपने क्या कहा कि गुड्स खरीद के लाओ तो क्या करते हैं? स्टॉक में लिखते हैं, और स्टॉक तो क्या है आपके लिए? असेट। तो आप थोड़ा सा गलत बोल रहे हो, बाकी सब सही बोल रहे हो। गुड्स असेट नहीं है, स्टॉक असेट है। सब गुड्स को ही तो स्टॉक बोलते हैं। नहीं, आप जो गुड्स खरीद के लाते हो तो वो तो क्या है आपके लिए? खर्चा। लेकिन उस गुड्स में से एंड मोमेंट पे जो आपके पास बच गए उसको बोलते हैं स्टॉक। अब वो बिके नहीं है, अब वो कब बिकेंगे? बाद में। बेनिफिट बाद में कब मिलेगा? बाद में। तो फिर वो क्या बन गया आपके लिए? स्टॉक, असेट बन गया। समझ में आया? एक एग्जाम्पल से ले लेता हूँ। मैं साल भर में 10 लाख रुपए के गुड्स खरीद के लाया। 10 लाख में से 8 लाख के गुड्स तो मैंने बेच दिए, 2 लाख के मेरे पास बचे रह गए। खरीद के कितने के लाया? 10 के। तो गुड्स कितने के हैं? 10 के। कितने बच गए? 2। तो स्टॉक कितने का है? 2 का। समझ में आया? हेलो, हाँ। हम बात कर रहे थे, ब्रेक आया था बीच में, हमने वीडियो पॉज करा था, यूट्यूब वालों को पता नहीं पड़ेगा तो मैं वापस बोलता हूँ। हम बात कर रहे थे कि साल भर में आप 10 लाख के गुड्स खरीद के लाए, तो जो 10 लाख के गुड्स खरीद के लाए वो क्या है मेरे लिए? खर्चा। क्यों? क्योंकि खर्चा क्या होता है? जिसका बेनिफिट इस साल मिले वो एक्सपेंस, और जिसका बेनिफिट अगले साल मिले वो क्या है? असेट। तो अब इस 10 लाख में से 8 लाख का माल तो बिक गया, 8 लाख का माल बिक गया तो 8 लाख का तो बेनिफिट हमें इस साल मिल गया, तो वो तो क्या है मेरे लिए? एक्सपेंस। लेकिन जो 2 लाख का माल मेरे पास रह गया, अब वो कब बिकेगा? अगले साल। बेनिफिट कब मिलेगा? अगले साल। तो फिर वो क्या बन गया मेरे लिए? असेट। तो जो गुड्स है वो एक्सपेंस है, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर उन गुड्स में से अगर कोई गुड्स मेरे पास बचे रह जाते हैं तो उसको बोलते हैं अपन स्टॉक, और वो स्टॉक हमारे लिए क्या है? असेट है। समझ में आया? अब इसमें एक फ़र्क और है। क्या सर? लेकिन आप कह रहे हो कि जब खरीद के लाएंगे तब क्या है? खर्चा। जो बचे रह जाएंगे वो क्या है मेरे लिए? असेट। अकाउंटिंग इक्वेशन में तो हम जैसे ही खरीद के लाते थे उसको असेट में क्या कर लेते थे? ऐड कर लेते थे। करते थे कि नहीं करते? करते थे ना। पता है अकाउंटिंग इक्वेशन में और अब जो हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं उसमें फ़र्क क्या है?
अकाउंटिंग इक्वेशन में आपसे किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी जा रही थी कि आप प्रूव करो देयर विल बी ऑलवेज असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी, ऑलवेज असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी, मतलब हर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको प्रूव करना होता था। तो आज जो मैं गुड्स खरीद के लाया ना, अब ये आज तो नहीं बिके ना, अब ये कब बिकेंगे, बाद में ही बिकेंगे ना। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये क्या है, मेरे लिए असेट है, क्योंकि आपने मुझसे आज पूछा। नॉर्मल अकाउंटिंग में वो आपसे हर ट्रांजेक्शन के बाद नहीं पूछेंगे, वो आप कब पूछेंगे, पूरा एक साल निकल जाने के बाद। तो फिर हम ये जो असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी है ना, ये कब कंफर्म करेंगे उनको, साल भर के बाद। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो गुड्स मेरे पास रह जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, असेट ही कहलाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? दो तरीके के कंसेप्ट होते हैं। जैसे अगर आपने, अभी तो बारिश हुई थी, हमारी चंबल उफान पे थी, है ना, तो आपने अगर कभी थोड़ा सा अवेयरनेस दिखाई हो, तो पानी टंकी के अंदर, अपनी छत पे जो पानी की टंकी है, टंकी के अंदर जो पानी रहता है उसको तो अपन नापते हैं लीटर्स में, पर नदी में जो पानी है उसको नापते हैं अपन मीटर्स में, फिट में, या इधर फिट में या मीटर में या सेंटीमीटर में। बारिश होती है, नापते हैं अपन सेंटीमीटर में। तो सर ये मीटर, फिट, सेंटीमीटर, ये तो कपड़ों के लिए है, ये तो लेंथ के लिए है, लिक्विड के लिए थोड़ी है। लिक्विड के लिए तो लीटर्स में ही होता है, लेंथ के लिए फिट, सेंटीमीटर और उसमें होता है। तो ये तो पानी को फिट में कैसे नाप रहे हैं? तो यही कंसेप्ट है। एक होता है स्टॉक कंसेप्ट और एक होता है फ्लो कंसेप्ट। स्टॉक कंसेप्ट मतलब रुका हुआ पानी जो एक जगह पे स्टोर्ड है, उसको तो नाप लेंगे किसमें, लीटर्स में। लेकिन जो बहता हुआ पानी है उसको किस में नापेंगे, मीटर्स में, फिट में, सेंटीमीटर में। यहाँ गुड्स का भी वही हो रहा है। अभी अगर साल चालू है, फ्लो कंसेप्ट है, बहती हुई चीज़ है, तो स्टॉक क्या है, गुड्स क्या है मेरे लिए, एक्सपेंस। लेकिन जहाँ आपने अकाउंटिंग को रोका, ब्रेक लगाए और हिसाब का रिजल्ट पता लगाने गए, तो फिर जो स्टॉक आपके पास बचा हुआ है वो क्या है आपके लिए, असेट। समझ में आया कि नहीं आया? डन। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम बार बार गाड़ी रोक रोक के चला रहे हैं, ले अब बता दो असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी है कि नहीं, अब बता दो असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी है कि नहीं है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसे तमाशे थोड़ी करेंगे। ये एक गिराक आया, ले बता दो असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी है कि नहीं है, दूसरा गिराक आया, असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी है कि नहीं है। अबे ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर तो सिर्फ तुम्हें कंसेप्ट सिखाने के लिए था, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कहीं काम थोड़ी आता है। लेकिन अब जो सीख रहे हैं वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम आता है। हाँ, वो तो एंट्री होती ही होती है। विकास जी का फोन आ रहा है। आ रहा हूँ, तू सबसे एंड में बैठा है तो तुझसे पूछ लेता हूँ। गुड्स का मतलब क्लियर है तेरे को, क्रिस्टल क्लियर, कि जो हम खरीद के लाएंगे वो हमारे लिए क्या है, खर्चा। एंड में जो बच जाएगा वो क्या है मेरे लिए, असेट। अभी परचेजेस अकाउंट क्या है मेरे लिए, एक्सपेंस। डन। आपको एक और क्वेश्चन पूछना था, क्या कि सर चलो हम कैश में खरीद के लाए, तो माना कि हम जो गुड्स खरीद के लाए हमारा खर्चा हो गया, लेकिन ये यहाँ पे जब हम सुभाष से 12,000 का माल खरीद के लाए, हम तो उधार में खरीद के लाए, पैसे तो दिए नहीं है, खर्चा कैसे हो गया? मैंने तो पैसे दिए ही नहीं है, तो खर्चा कैसे हो गया? तो हर बार मेरी क्लास में कोई एक बच्चा तो बोल ही जाता है, दिए नहीं तो क्या हुआ, देने तो हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसके लिए मैं मेरे पापा वाली कहानी भी सुनाता हूँ। अभी मैं बस फास्ट फॉरवर्ड में कहानी सुनाता हूँ। मेरे पापा के बचपन के दोस्त की एक दुकान है कपड़ों की, तो बचपन से मेरे पापा मेरे को कपड़े दिलाने वहीं ले जाते थे। ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा हुआ, रास्ता याद हुआ, मैं खुद ही चला गया, 2 जोड़ी कपड़े लेके आ गया। जैसे ही पापा शाम को घर आए, मैं रेडी हो के, पापा देखो, तो पापा कह रहे, नए कपड़े कहाँ से लाया? मैंने कहा आपके दोस्त की दुकान से। मैंने कहा पैसे किसने दिए? मैंने कहा दिए थोड़ी है, तो आप दोगे। तो कह रहे अबे यार फालतू हुआ, खर्चा करा दिया। मैंने कहा खर्चा कहाँ हुआ, अभी पैसे थोड़ी दिए, पैसे तो आप दोगे। तो पापा क्या कह रहे, दिए नहीं तो क्या हुआ, देने तो हैं, दे दोगे, बात खत्म हो जाएगी। खर्चा तो हो गया, पैसा देना ड्यू तो हो गया, दे दोगे, बात खत्म हो जाएगी। और नहीं दोगे तो अपने ऊपर क्या आ गई, लायबिलिटी। समझे कि नहीं? खर्चा तो हो गया, आपने पैसे नहीं दिए तो आपके ऊपर क्या आ गई, लायबिलिटी। और लायबिलिटी मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। सुभाष क्या कहलाएगा मेरे लिए, क्रेडिटर। क्या कहलाएगा, क्रेडिटर। डन। अगला देखो, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ये मैं करा चुका हूँ। आप फर्नीचर खरीद के लाए, फर्नीचर आपके लिए असेट है, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। आपके पास से क्या गया, कैश, कैश का तो रूल है ही सी, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट, डन। अगला वाला, नेक्स्ट, पेड कैश टू सुभाष। अब ये सुभाष कौन है? क्रेडिटर, वही सर जिससे अभी अपन 12,000 का माल खरीद के लाए थे, उसको हम पैसे दे रहे। अब जब कभी भी ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड आ जाए ना, देखो किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड आ जाए ना, तो आपने वो मोटे से लड़के का मीम देखा ना, यस करते हो मुंह फुला के, देखा नहीं देखा? तो जैसे ही आपको किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड दिख जाए तो फटाफट से पहले क्या करो? यस, अब तो ये लल्लू है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि कैश छोटे छोटे बच्चों को भी समझ में आता है। मैंने बताया आपको, गोदी में बच्चा होता है उसको भी पैसा दिखाओ, छीन लेता है साला। मान जानता हूँ ये काम की चीज़ें, ये ले लो तुम पहले, है ना? तो कैश सबको समझ में आता है कि कैश आया कि गया, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। अब आपने सुभाष को कैश पे करा तो पैसा आया कि गया? हमारे पास से तो गया ना, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। तो भैया कैश तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट टू कैश अकाउंट। अकाउंटिंग में दो ही तो साइड होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। अब अगर कैश जी क्रेडिट में जाके विराजमान हो ही गए हैं तो अगला जो भी आएगा वो कहाँ जाएगा? डेबिट में। तो डेबिट में क्या आएगा? सुभाष। आपने पैसे दिए तो किसको दिए? सुभाष को। काई को दिए? क्योंकि सर हम उससे उधार में खरीद के लाए थे, हमें पैसे देने बाकी थे, हमारे ऊपर क्या थी? लाइबिलिटी। अब आपने पैसे दे दिए तो आपकी लाइबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई ना। लाइबिलिटी मेरी कम हो गई तो डेबिट, इसलिए सुभाष भाई साहब क्या हो जाएंगे? डेबिट। सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश कितना है? 8,000। हाँ 8,000। डेट नरेशन, अगला ट्रांजैक्शन पढ़ो और उसके ऊपर स्टार मार्क करो। क्या मार्क करोगे? स्टार, है ना? क्या लिखा हुआ है? परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? ओके। तो नेक्स्ट 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 अगला रूल सिखाऊं तुम लोगों को, याद रखना, कभी भी कोई ट्रांजैक्शन आइदर इनकम का हो या फिर एक्सपेंस का हो और वो ट्रांजैक्शन हाथों हाथ कैश में हो रहा हो और आपको कंफ्यूज करने के लिए बीच में किसी का नेम भी दे रखा हो, तो बेटा नेम की कोई औकात नहीं रह जाती, नेम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इनकम है या एक्सपेंस है, जो चीज़ है वो रिकॉर्ड करेंगे और कैश रिकॉर्ड करेंगे। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मेरी दुकान पे सुभाष आया, है ना? उसने कोई चीज़ें मांगी, मैंने निकाल के दी, मैंने पैसे बताया, उसने मुझे पैसे दे दिए, वो सामान लेके चलता बना। तो मैं उससे पूछूंगा क्या? बताओ भाई देव मानुस कौन हो आप? नहीं ना, मुझे क्या मतलब? सुभाष है, रमेश है कि सुरेश है, मुझे क्या मतलब? मेरे पास मेरे पैसे आ गए, तुम कोई भी हो साला। लेकिन अगले दिन सुभाष थैले उठा के चलता बना, पैसे नहीं दे रहा। मैंने कहा रुक रुक रुक, कौन है तू? नाम बता। पैसे तो कह रहा है कल दूंगा। मेरा नाम बता, मेरे बाप का भी नाम बता, मोबाइल नंबर लिखा, घर का एड्रेस लिखा कि कल को अगर तू नहीं आएगा तो मेरे को तो आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा, है ना? मतलब नाम की इंपॉर्टेंस कब है? अगर ट्रांजैक्शन किसका है? उधार का। अगर ट्रांजैक्शन उधार का नहीं है, कैश का है, तो फिर तो टू हुम सो एवर इट मे कंसर्न, कोई भी हो, हमें उससे क्या मतलब? सुभाष हो कुछ भी हो। तो यहाँ देखो, अब वो क्या कह रहा है? परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। अबे भाई तूने गुड्स परचेज किया, ये तेरे लिए क्या है? खर्चा, है ना? परचेज तेरे लिए क्या है? खर्चा। और तू कह रहा है कि तूने किस में किया? कैश में। फालतू में ही रवि का नाम काय को घुसेड़ रहा है? परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। हम रवि को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमने गुड्स परचेज करे हैं, परचेज मेरे लिए क्या है? खर्चा। खर्चा मेरा, अबे यार ऊपर चलेगी टेबल तो यार, खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट। एंट्री करूंगा परचेजेस अकाउंट डेबिट, और मैंने हाथों हाथ पैसे दे दिए ना। पैसों का रूल, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट। यही एंट्री वापस हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नाम रवि तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, पर डी.के. गोयल साहब माई बाप भगवान अकाउंटेंसी के, वो आपको सारी चीज़ें ढंग से समझाना चाहते हैं। तो देखो सारे ट्रांजैक्शन कैसे लाइन से सजा के दे रखे हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश और परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। चुप, अब तो नहीं बताया ना कैश।
अब अगर कैश ना हो और नेम हो तो फिर ये ट्रांजेक्शन किसका हो जाएगा? क्रेडिट का। और उधार के ट्रांजेक्शन में तो नाम आता ही आता है कि नहीं? अब आप गुड्स परचेज कर रहे हो, परचेज तो क्या है आपके लिए? खर्चा। खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट। और उधार में खरीदा है रवि से, रवि क्या बन गया आपके लिए? क्रेडिटर। ये भी ऊपर चला गया हमारा क्रेडिटर भी। रवि क्या बन गया मेरे लिए? क्रेडिटर। क्रेडिटर म्हणजे लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। तो एंट्री होगी अब परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। समझ में आया कि नहीं आया? आया। अगला पढ़ो क्या है? पेड वेजेस। क्या है अगला? बॉट मशीनरी फॉर क्या? लल्लू लाल साला। बॉट मतलब परचेज करना। आपने अब क्या परचेज किया? मशीनरी। गुड्स परचेज करोगे तो परचेजेस अकाउंट आएगा, गुड्स के सिवा कोई और चीज परचेज करोगे तो उसका नाम आएगा। अब की बार क्या परचेज किया आपने? मशीनरी। तो अकाउंट कौन सा आएगा? मशीनरी अकाउंट। मशीनरी क्या है आपके लिए? असेट, लायबिलिटी, इनकम के एक्सपेंस। असेट एक बार खरीदा है तो चली रही है ना, तो ये क्या है मेरे लिए? असेट। असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट। अब आप जो मशीनरी लाए कैश में लाए कि क्रेडिट में लाए? कैश में। बोला है बॉट मशीनरी फॉर कैश। कैश में लाए तो पैसा आया कि गया? गया। आया तो डेबिट, गया तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। होगी कि नहीं होगी? डेट लिख दोगे, नरेशन लिख दोगे, अमाउंट लिख दोगे कॉपी करके। क्लियर? अगला क्या है? पेड रेंट। अब पेड का मतलब पे कर दिया, तो क्या पे किया आपने? आलू के टमाटर। कैश। कैश का तो इतना सिंपल है, आया तो डेबिट, गया तो आ रहा है कि जा रहा है? तो क्रेडिट टू कैश अकाउंट। क्या पे किया आपने? रेंट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश को क्रेडिट क्यों किया? बेटा कैश आपके लिए क्या है? असेट। गया मतलब कम हो गया तो क्रेडिट। और रेंट जो आप पे कर रहे हो क्या है आपके लिए? एक्सपेंस, खर्चा। खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट। एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट क्या है उसके बाद? खत्म। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।